नमस्कार प्यारे छात्रों, कक्षा 10वीं और हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पूरक पठन खुला आकाश इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है और यह एक डायरी अंश है, डायरी विधा है। इसमें छोटे छोटे अंश है जो तिथि के अनुसार लिखे गए हैं। तो आज हम देखेंगे खुला आकाश, जो पूरक पठन है। सबसे पहले 10 मार्च की ये जो डायरी का अंश है वह पहले हम देखेंगे और उसका पहले हम पठन करेंगे। इसका शीर्षक लेखक ने दिया है अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। इस प्रकार यह पहला डायरी का अंश हमने पढ़कर देखा। तो देखिए छात्रों, यहाँ जो लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारा जो अंतर्मन है, यहाँ एक शब्द आया है अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया मतलब हमारा अंतर्मन, और हमारा अंतर्मन बाहर की दुनिया से बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पर मनुष्य क्या करता है कि बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया बड़ी होने पर भी धीरे धीरे उसे छोटा कर देता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि इस अंदर की दुनिया को बिल्कुल ही निर्जीव बना देता है, सजीव तो रहता ही नहीं। अगर सच में देखा जाए तो पूरी आज़ादी इसी अंदर की दुनिया में होती है। वास्तव में अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है और जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो हमारी अंदर की दुनिया समृद्ध बनानी चाहिए। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी ये अंदर की दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने लिए मतलब खुद के लिए, इंसान के लिए तो ये अंदर की दुनिया विशेष महत्वपूर्ण है। लेखक ने यहाँ क्या किया है, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, जिसे हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। हमारे अंदर की जो दुनिया जो है वो काफ़ी बड़ी है, जिसे हम देख नहीं सकते और नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए लेखक ने यहाँ हमारे अंतर्मन को समृद्ध बनाने का प्रयास करने को कहा है। तो यह एक पहला डायरी का अंश हुआ। अब दूसरा अंश है, वो है 10 मार्च को ही, और इसका शीर्षक है मकान पर मकान। तो इसे हम पहले पढ़ेंगे। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान के लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़, जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं है। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हों या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हों। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों में उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। देखिए छात्रों, हमने इस अंश को सिर्फ पढ़ा है। महानगरों में आजकल क्या हम दिखाई देते हैं? तो सीमेंट के जंगल दिखाई देते हैं। जहाँ देखो वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, मकान बने हुए रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि महानगरों में मिट्टी दिखाई तक नहीं देती। इसीलिए लेखक क्या कहते हैं कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आसमान भी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आसमान कहीं नहीं है। सच है, सभी और आसमान है, पर शहरों में
मैं जहाँ भी देखूंगा मुझे आसमान का थोड़ा भी अंश दिखाई नहीं देता, यह लेखक कहते हैं। और उस गली में, उस शहर में, नगर में कहीं भी कोई पेड़ दिखाई नहीं देता, न ही पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश है। यहाँ गुंजाइश, यह एक शब्द आया है। गुंजाइश का मतलब है संभावना। अगर मिट्टी ही नहीं है, मिट्टी दिखाई नहीं देती, तो पेड़ लगाएंगे कैसे? यहाँ तो सिर्फ जहाँ देखो, जहाँ तक नजर जाए, सीमेंट के जंगल भरे हुए हैं। और ऐसी संकरी गली में मैं रहता हूँ। संकरी का मतलब क्या है? बहुत पतली, छोटी सी, मराठी में जिसे रुंद कहते हैं, ऐसी एक संकरी गली। ऐसी गली में मैं रहता हूँ। और ये जो मकान बने हुए हैं वे कैसे हैं? लंद फंद। लंद फंद का मतलब क्या है? अव्यवस्थित, जैसे तैसे ठूस कर भरे हुए। ऐसे मकान, लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी यहाँ जगह है जहाँ बहुत सारे मकान दिखाई देती है। लेखक कहते हैं कि कोई एक पतली सी गली है जहाँ ये मकान फंस गए हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर निकल नहीं सकते। ऐसी बहुत सारे मकानों की पूरी पंक्तियाँ यहाँ दिखाई देती है। आसमान तो कहीं दिखाई नहीं देता, न पेड़ दिखाई देते हैं, न पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश भी है। तो ऐसी गली में मैं रहता हूँ। जब मैं बाहर झांकता हूँ, मतलब मेरे मकान से खिड़की के अंदर बाहर जब मैं झांकता हूँ तो मुझे आसमान दिखाई नहीं देता। मुझे क्या दिखाई देता है? तो दूसरे मकान दिखाई देते हैं। मैं आसमान देखने की कोशिश करता हूँ और खिड़की खोलता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है? तो दूसरे मकान दिखाई देते हैं। और ये जो मकान है वहाँ से एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। छोटे छोटे रास्ते होते हैं, गलियाँ होती है। महानगरों में क्या होता है? बहुत सारे मकान, ढेर सारे मकान, और उनके बीच में गुजरती हुई छोटी छोटी रास्ते, छोटे रास्ते, संकरे रास्ते, और दोनों तरफ गंदी गंदी नालियाँ होती है। ऐसे मकानों की भीड़ में मैं रहता हूँ। कभी कभी लेखक को चिड़िया दिखाई देती है, पर ये चिड़िया किसी पेड़ पर तो बैठी नहीं है। वह कहाँ बैठती है? तो बिजली के खंभों पर, टेलीफोन के तारों पर एक दूसरे से बातचीत करती हुई मैं चिड़ियों को देखता हूँ। पर जब मैं उन चिड़ियों को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये चिड़िया जिंदा नहीं है। शायद रबड़ की या प्लास्टिक की यह चिड़िया बनी हुई है। आमतौर पर हमें पता है कि चिड़िया चहचहाती है, घरों में घुसती है, घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढती रहती है। पर ये जो चिड़िया महानगरों में रहती है वो बिजली के खंभों पर बैठती है, तारों पर बैठती है और चुपचाप बैठती रहती है। इसलिए लेखक को लगता है कि निर्जीव है, ये रबड़ की कृत्रिम बनाई हुई है शायद, और ये चिड़ियों में जान नहीं है, उसे ऐसा लगता है। लेखक ऐसी संकरी और तंग गली में बहुत बड़े मकानों के बीच से जब गुजरता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ न हरियाली है और न कुछ पेड़ है, और उन्हें देखने के लिए उसका जी तरस जाता है। लेखक कहते हैं कि हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पर क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव बिल्कुल नहीं हो पाता। इस अंश में, इस डायरी अंश में लेखक ने अपने मन में आए हुए विचार स्पष्ट किए हैं। महानगरों में आजकल जो वातावरण है, जो सीमेंट का जंगल है, और मनुष्य मात्र के लिए वहाँ जी उब जाता है और उसका मन ठीक नहीं रहता, उसे अच्छा नहीं लगता, पर वही रहना उसे मजबूरन रहना पड़ता है। इस प्रकार लेखक ने इस डायरी अंश में आजकल के महानगरों में मनुष्य का जी किस प्रकार उब जाता है इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। अब देखते हैं तीसरा जो डायरी अंश है वह 8 अगस्त 1998 को लिखा हुआ है और जिसका शीर्षक है सही साहित्य। इस अंश में लेखक ने सिर्फ 2 पंक्तियाँ लिखी हुई है, सिर्फ 2, और उसका अर्थ बहुत बड़ा है जिसे विस्तार से बताना भी असंभव है। यह 2 जो पंक्तियाँ है उसका सही अंश बहुत गहरा है जिसे हमें समझ लेना है। तो आइए उसे पढ़ लेते हैं। लेखक कहते हैं, सही और संपूर्ण साहित्य वह है
जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आंख से नहीं। बहुत ही छोटी 2 पंक्तियां लेखक ने यहाँ डायरी में लिखी हुई है, जिसका बहुत बड़ा अर्थ हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक कहते हैं कि कोई भी साहित्य हो, यहाँ साहित्य मतलब मराठी में जिसे हम कहते हैं वाङ्मय, लेखन, लेखक जो अपने विचार किताबों में प्रकट करता है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य स और हित इन 2 शब्दों से बना हुआ है, जो समाज का हित करता हो ऐसा साहित्य। तो साहित्य ऐसा होता है जिसे हम दोनों आंखों से पढ़ते हैं। ये संभव हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक आंख से हम पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता है। वैसे देखे जाए तो ये पंक्तियाँ बहुत सीधी सादी हमें दिखाई देती है, पर इसके पीछे जो अर्थ है वह बड़ा गहन अर्थ लेखक ने बताया है। उनका कहना है कि जो भी साहित्य है उसे हमें समदृष्टि से देखना चाहिए, न कि दाईं आंख से, न कि बाईं आंख से। इसका मतलब है हमें समान दृष्टि से साहित्य का आनंद लेना चाहिए। कोई भी साहित्य बहुत बुरा या बहुत अच्छा ऐसा होता नहीं है, इसीलिए कोई भी साहित्य हमें समदृष्टि से उसका आकलन कर लेना चाहिए। किसी भी बात को, किसी भी वस्तु को अथवा किसी भी विचार को एक ही दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। उसके अनेक पहलू होते हैं, अनेक पहलुओं को हमें अलग अलग तरीके से, ढंग से सोचना चाहिए अथवा देखना चाहिए। इस प्रकार लेखक ने यहाँ इन 2 पंक्तियों में बहुत बड़ा अर्थ बताने की कोशिश की है। अब 12 नवंबर 1998 को इस तिथि को लेखक ने डायरी का और एक अंश लिखा है, जिसका शीर्षक है जाने खुद को। शीर्षक बहुत अच्छा है, जाने खुद को। हम पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, पर इस कोशिश में हम अपने आप को जानना भूल जाते हैं अथवा हम जानते ही नहीं हैं। तो देखिए, लेखक कहता है जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रति क्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनसे हमें अपनी सोच में समझ में हो। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप है, हमसे अलग या भिन्न नहीं। लेखक क्या कहते हैं देखिए, तो सिर्फ अपने बारे में सोचिए, चुपचाप अकेले में बैठिए और सिर्फ अपने बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। ऐसी कोशिश कीजिए कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। अकेले में हमें बैठना है और सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचना है, न कि किसी दूसरे के बारे में, दूसरे व्यक्ति के अथवा किसी समूह के। समूह मतलब यहाँ सब इस शब्द का प्रयोग किया है। सब मतलब कोई समूह। न कि समूह के बारे में सोचिए, न ही किसी और दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचिए। एक ऐसा समय निकाल लीजिए जहाँ अकेले में शांत बैठिए और आत्मचिंतन कीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। इससे क्या होगा, तो लेखक ने कहा है कि इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या है, तो हम जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, मैं खुद क्या हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हम जान जाएंगे जब हम आत्मचिंतन करेंगे, तो मैं क्या हूँ ये मैं जान जाऊँगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि मैं दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा हम दंभ रखते हैं। दंभ का मतलब क्या है, एक मिथ्या अभिमान, जिसे कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा एक अभिमान हमें होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। एक ऐसा अभिमान हमारा होता है, तो ये हमारा अभिमान चला जाएगा जब हम खुद के बारे में विचार करेंगे। दूसरा फायदा इससे क्या है, तो हमारे उस हस्तक्षेप से
दूसरों की रक्षा होती, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जितने हम अपनी सोच समझ में रखते हैं। दूसरा व्यक्ति, हमसे अलग जो व्यक्ति होता है, उसकी सोच समझ को भी हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमें अपना आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को समझ लेना, उसे ठीक तरह से समझना, उसके विचार जानना, ये भी हम आत्मचिंतन से कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। सकारात्मक, ये शब्द बहुत बड़ा है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। हमें हमारी सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक विचार रखने चाहिए और यहाँ लेखक ने सकारात्मक विचारों का बहुत बड़ा फायदा भी बताया हुआ है। जब हम आत्मचिंतन करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, तो हमें दूसरे लोग समझ में आ जाएंगे और यह एक बहुत बड़ा फायदा है। हमारे मन का बहुत बड़ा जो अभिमान होता है, दंभ होता है, मिथ्या अभिमान होता है, वह हमारा चला जाएगा। इसीलिए आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ लेखक ने शीर्षक दिया है, जाने खुद को। खुद को जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके आगे है, तिथि है 7 अगस्त। यहाँ शीर्षक दिया है लेखक ने, सिर्फ मनुष्य होते। यह एक बहुत अच्छा अंश, लेखक के मन में जो विचार है, बहुत बड़े अच्छे विचार हैं। तो यहाँ लेखक ने बताया है, सिर्फ मनुष्य होते। पहले हम इसे का पाठ करेंगे, वाचन करेंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्या होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छुए, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। कितना अच्छा अर्थ यहाँ लेखक ने बताया है। लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग, कुछ आदमी जानवरों जैसे होते हैं, आदमी दिखाई देते हैं एक जैसे। यह आदमियों की एक जाति है, पर आदमियों की जाति ऐसा क्यों बर्ताव करती है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये आदमी भेड़िए की तरह है, ये आदमी सांप की तरह है, ये आदमी तेंदुए की तरह है, अथवा ये आदमी लकड़बग्घे की तरह है। लकड़बग्घा मतलब मराठी में जिसे कहते हैं तरस, एक भेड़िए की जमाती का यह एक पशु होता है लकड़बग्घा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानवरों के जैसा बर्ताव करते हैं और हमें कहना पड़ता है कि ये आदमी इस जानवर की तरह है। ऐसा क्यों नहीं होता कि मनुष्य मनुष्य की तरह है? ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह है? ऐसा होता नहीं है। जब मैं देखता हूँ समाज में तो कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई देते हैं, जानवरों की तरह उनमें गुण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार जानवरों की जमाती होती है, जैसे कहा जाता है बाघ बाघ की तरह होता है, उसके सारे गुण बाघ की तरह होते हैं, अथवा गाय जो होती है, गाय में सारे गुण गाय की तरह होते हैं। जैसे हम कहते हैं गरीब गाय, उसे एक विशेषण लगा होता है गरीब गाय। लगभग सभी गायें गरीब होती है। तो लेखक के मन में एक बहुत बड़ा विचार आता है, एक प्रश्न आता है कि मनुष्य मनुष्य की तरह क्यों नहीं होते, मनुष्य जानवरों की तरह क्यों होते हैं। हर एक मनुष्य हर एक अलग अलग जानवर के गुण क्यों लेकर बैठता है। यह विचार करने लायक बहुत बड़ा विचार है। तो लेखक का कहना है कि मनुष्य को मनुष्य की तरह ही होना चाहिए। मनुष्य के गुण जो होते हैं वो मनुष्य में आने चाहिए, न कि जानवर के गुण उसे लेने चाहिए। अब तीसरा अलग एक अंश है 4 जनवरी का, जिसका शीर्षक है लुक छिप कर जीना, लुका छिपा कर जीना। तो इसका हम पठन करेंगे। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं।
इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। यहाँ भी लेखक ने एक बहुत बड़ा विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कुछ लोग सहज ढंग से जीते नहीं हैं। सहज ढंग, सामान्य ढंग से हम जीते नहीं हैं। आमतौर पर मनुष्य की यह खूबी रहती है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा दिखाना नहीं है लोगों को। लोग क्या करते हैं, लुका छिपा कर जीते हैं। उनके मन में कुछ अलग चल रहा है और उनका बर्ताव कुछ अलग चल रहा है। ऐसा लगता है कि वे लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कुछ छिपाकर जी रहे हैं, कुछ लुका छिपाकर जी रहे हैं और मैं वह देख सकता हूँ। यहाँ लेखक ने ऐसा विचार किया है कि लोगों के मन में जो चल रहा है, बातें जो चल रही है और प्रत्यक्ष उनका जो व्यवहार है, उन तीनों में एक समानता बिल्कुल दिखाई नहीं देती। उनके विचार अलग है, बातें अलग है और बर्ताव अलग है। सहज भाव से लोग जीते नहीं हैं। लोग ऐसा क्यों करते होंगे? और इसे एक बहुत अच्छा नाम देते हैं, इसे कहते हैं व्यवहार कुशलता। इसका नाम लोगों ने बहुत अच्छा रखा है, व्यवहार कुशलता। पर लेखक को ये बिल्कुल नापसंद है। अच्छा नहीं लगता जब लोग व्यवहार अलग करते हैं, बातें अलग करते हैं और सोचते अलग अलग है। ये लुका छिपा कर जीने की जो बातें हैं, लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं। लोग इतने गंदे और धूर्त क्यों बन जाते हैं? यह एक प्रश्न लेखक के मन में उपस्थित होता है। लोगों को इस प्रकार जीना बिल्कुल नहीं चाहिए। उनका व्यवहार सरल, सीधा, खुले ढंग से होना चाहिए, ऐसी लेखक की अपेक्षा है। अब दूसरा यहाँ अंश है जीने का अर्थ। इसे हम पहले पढ़ेंगे। बुढ़ापे का केवल अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष हो गए। यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात यह जो भी वर्ष बचे जाते हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का 71 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए कुछ थोड़े ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हुआ। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, सब सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। लेखक कहते हैं कि हमारे जीने का मतलब क्या है, जीने का अर्थ क्या है। जब हमारा बुढ़ापा नज़दीक आ जाता है तो हम सोचते हैं कि मेरे जीवन के कुछ ही साल बचे हुए हैं। मैं अब थोड़े ही सालों में, थोड़े ही वर्षों में शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर ऐसा हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। जब हम छोटे होते हैं अथवा जब यौवन में होते हैं अथवा बुढ़ापे में, मृत्यु तो कभी भी आ जा सकती है। ये तो हर एक खंड में लागू हो सकता है। मृत्यु तो कहीं भी आ जा सकती है, न कि केवल ही बुढ़ापे में उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में हो या यौवन में हो, मृत्यु तो आनी ही है और उसकी राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मृत्यु तो कहीं भी आ जा सकती है। तो लेखक कहते हैं कि इसका महत्व नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, पर वे कहते हैं कि यह एहसास मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। और लेखक कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि मृत्यु की संभावना हमें दिखाई देती है। ऐसा मेरे साथ भी कभी हुआ है। तब हो या अब, सब अपनी जगह पर बना रहता है कि जीवन को किसी तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। अगर हम सिर्फ बुढ़ापे में मृत्यु के बारे में सोचेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। लेखक का कहना है कि अपने लिए या दूसरों के लिए हमारा जीवन सार्थकता से जिए। मेरा जीवन दूसरे के लिए उपयोगी कैसे हो,
सार्थक कैसे हो इसका विचार करते रहो, न कि बुढ़ापे में मृत्यु का विचार। यहाँ यह एक बहुत बड़ा विचार लेखक ने अंश में इस दिया है। अब दूसरा अंश है दिल्ली में रहना। दिल्ली जैसा कि हम जानते हैं भारत की राजधानी है। अब राजधानी होने के कारण यहाँ बहुत भारी भीड़ रहती है। बहुत भीड़ होने के कारण लोग एक दूसरे से खुलकर बातें भी नहीं करते। यहाँ की ज़िंदगी रफ्तार भरी होती है और इसीलिए लेखक ने दिल्ली में रहने का अपना एक अनुभव इस डायरी के अंश में लिखा हुआ है। देखिए, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में पांव टिकाकर किसी तरह लटके रहो और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक पड़े लटके रहो, फिर धीरे धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यहाँ महानगरों में लोग किस प्रकार अपनी जिंदगी बिताते हैं, इसका वर्णन लेखक ने बहुत ही कम शब्दों में पर बहुत गहरे अर्थ में दिया है। दिल्ली में रहना मतलब एक बस है। हमारी पूरी जिंदगी को यहाँ लेखक ने एक बस की उपमा दी है। लेखक कहते हैं कि यह एक बड़ी बस है जहाँ यात्री चढ़ते हैं, उतरते हैं और कुछ लटकते रहते हैं। दिल्ली में घर ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल है। यहाँ इतनी भीड़ है मकानों की, आदमियों की, घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। और अगर घर मिल भी जाता है तो कितना बड़ा होता है, केवल एक पायदान रखने की जगह, पांव टिकाने की जगह, सिर्फ इतना ही यहाँ जगह मनुष्य को मिल जाती है। और इस प्रकार मनुष्य उस पायदान पर पैर रख कर अपनी पूरी जिंदगी बिताता है। जैसे कि बस में जिस आदमी को जगह नहीं मिलती वह खंबे से लटकता रहता है बस में, और पूरी जिंदगी उसकी लटकते रहती है। उसी प्रकार दिल्ली में रहना या महानगरों में रहना लेखक को लगता है इसी प्रकार लटकने की जिंदगी है। न उसमें कोई आनंद है, न सुख है, न आराम है। इस प्रकार महानगरों का जीवन रहता है। इस प्रकार जब पूरी जिंदगी मनुष्य लटकता रहता है और बाद में कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाता है जिसे कोई लोग याद भी नहीं रखते। इस प्रकार महानगरों की दुखमय स्थिति का वर्णन लेखक ने किया है। अब इसके आगे का अंश है बाहर निकलना, बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकालते हैं। ये तो बहुत आसान वाक्य है, 2 ही वाक्य है, 2 ही पंक्तियाँ हैं। लेखक कहते हैं कि जो काम हमें करना बहुत पसंद होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, समय निकाल लेते हैं। पर जो काम हमें करना ही नहीं होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, अनेक बहाने निकालकर वो काम टालने की कोशिश करते हैं। और ये मनुष्य की सहज स्वभाव है, सहज प्रवृत्ति है। जो काम हम करना पसंद करते हैं, आनंद होता है, वो काम चाहे कितनी भी मुश्किल हो वहाँ कर लेते हैं। पर जो काम हमें करना नहीं होता है उसके लिए हम अनेक बहाने निकालते हैं और वह काम टालने की कोशिश करते हैं। इससे आगे है अपने से बहस। बहस का मतलब क्या है, विवाद करना या चर्चा करना, विवाद करना, बहस करना। अब यहाँ लेखक कहता है मेरी अपने से बहस है, मेरी बहस अपने खुद से है। लेखक कहते हैं बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस केवल झगड़ा हाथ लगता है और कुछ नहीं। लेखक क्या कहते हैं कि अगर आपको बहस करनी है, मतलब विवाद करना है, तो खुद से कीजिए। मेरा मन और मेरा अंतर्मन, पूछिए उनसे कि बहस करनी है। अगर किसी दूसरे आदमी से, दूसरे व्यक्ति से हम बहस करने निकल पड़े तो क्या होगा, केवल झगड़ा और झगड़ा। अगर आपको बहस करनी ही है तो अपने मन से कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने खुद से कीजिए, तो इससे शायद कुछ अच्छा हाथ लगे। बहस करनी है तो किसी दूसरे व्यक्ति से न कीजिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति से बहस करने निकलेंगे तो केवल और केवल झगड़ा हो जाएगा। अब यहाँ डायरी का एक अंतिम अंश है चीज़ों की गुलामी। यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है
कि आधुनिक ज़माने में हमने यांत्रिक युग में अनेक नए नए उपकरण और यंत्र हमारे लिए ढूंढ निकाले, जिससे हमें आसानी हो जाती है, काम करने की आसानी, सुविधा हो जाती है। पर एक समय ऐसा आ जाता है कि ये जो यंत्र है अथवा उपकरण है, हम उनके गुलाम बन जाते हैं। वे हमें आसानी नहीं देते अथवा सुविधा नहीं देते। हमारे लिए हमने यंत्रों को बनाया, पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम यंत्रों के लिए तैयार हो जाते हैं, हम उनकी गुलामी करने लगते हैं। देखिए, चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इससे पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। यहाँ लेखक ने क्या कहा है, तो हमने हमारी सुविधा के लिए कुछ उपकरण बनाए, जैसे कि कंप्यूटर बनाया। आजकल के ज़माने में संगणक या कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक माना जाता है, जिससे बहुत बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। पर एक समय ऐसा आ जाता है कि हम उस उपकरण का गुलाम बन जाते हैं, मनुष्य उसका गुलाम बन जाता है। और लेखक पहला ही वाक्य कहता है कि एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। यहाँ बहुत बड़ा उपहास लेखक ने किया है। अब मैं उस कंप्यूटर की गुलामी कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक मोटर भी खरीदी है। ढेर सारे पैसे देकर मैं उसका गुलाम बन चुका हूँ। इसी प्रकार अनेक चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ऐसी अनेक चीज़ें हैं, अनेक उपकरण हैं अथवा यंत्र हैं जिनका मैं गुलाम बन चुका हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था, तो एक ही मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। जैसा वह आदेश देता, लोग उसे क्या करते, काम पूरा करते। पर आज का युग बहुत बड़ा अजीब है। आधुनिक युग में क्या होता है, एक उपकरण है और उसके हजारों गुलाम बन चुके हैं। इस प्रकार उपकरणों ने मनुष्य को गुलाम बनाया है। इस प्रकार लेखक ने यहाँ बहुत बड़ा विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस पूरे पाठ में जो नए शब्द आए हैं उसका परिचय हम कर लेंगे। पहला शब्द है गुंजाइश, जिसका अर्थ है संभावना होना। लंद फंद मतलब अव्यवस्थित। संकरी मतलब पतली या छोटी। दंभ इस शब्द का अर्थ है मिथ्या अभिमान। लकड़बग्घा मतलब भेड़िए की जाति का एक पशु, जिसे मराठी में कहते हैं तरस। तेंदुआ मतलब मराठी में उसे कहते हैं बिबट्या, एक प्रकार का जंगली जानवर। गोजर मतलब मराठी में उसका अर्थ है गोम। चलायमान का मतलब है चलता हुआ, मतलब चंचल। और पायदान का मतलब है ऊपर चढ़ने अथवा उतरने के लिए पांव रखने की वस्तु। बहस का मतलब है तर्क वितर्क या विवाद। तो छात्रों, इस पाठ में हमने पूरे पाठ का अध्ययन किया। तो इस पाठ में लेखक कुंवर नारायण जी ने हमारे जीवन के संघर्ष अथवा साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में इनका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए।